नमस्कार दोस्तों, कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अर्थात क्या पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक महाकाव्य है। आइए आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ विद्वान इसके पक्ष में हैं और कुछ विद्वान इसके विपक्ष में हैं। जो पक्ष में हैं उनमें हम मिश्र बंधुओं को ले सकते हैं, उसमें हम गिरियसन को ले सकते हैं, उसमें हम गारसा दातासी को ले सकते हैं, और जो विपक्ष में है उनमें हम जो है वो ले सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और कुछ ऐसे भी हैं जो ना विपक्ष में, अर्थात इसे जो है वो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, उनमें हम ले सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। विपक्ष में तर्क। सबसे पहले गौरीशंकर और हीरानंद ओझा जी कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी ना कि अग्निवंशी, अर्थात चौहान जो थे, राजपूत जो थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सूर्यवंशी थे, अग्निवंशी नहीं थे, क्योंकि इनमें जो है इस ग्रंथ में उनमें जो है वो अग्निकुंड से उनकी उत्पत्ति बताई गई है चौहानों की। दूसरा तर्क वो देते हैं इसके विपक्ष में, वो कहते हैं जन्म मृत्यु के संवत जो है वो इतिहास में अस्वीकृत है, अर्थात उनका जीवन और मृत्यु के जो संवत इस महाकाव्य में दिए गए हैं वो इतिहास में जो है वो स्वीकार्य नहीं किए जाते। तीसरा तर्क वो देते हैं कि 14 विवाह इस महाकाव्य में जो पृथ्वीराज चौहान के बताए गए हैं वो 14 विवाह संभव ही नहीं है, जबकि उनकी जो है मृत्यु 30 साल में हो गई थी। तो इससे भी साबित होता है कि यह जो ग्रंथ है यह प्रामाणिक नहीं है। इसमें जो है चौहानों की वंशावली के 44 नामों का वर्णन है, जबकि प्रामाणिक रूप से सिर्फ 7 ही पाए जाते हैं, अर्थात 7 नामों को ही प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद वो तर्क देते हैं कि उनके पिता की मृत्यु और अन्य घटनाओं की तिथियां जो है वो काल्पनिक है, अर्थात उनमें जो है वो कोई भी सच्चाई प्रतीत नहीं होती। फिर अगला तर्क देते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो जीजा जी थे, अर्थात समर सिंह, उनकी बहन पृथा के पति, वो उनकी मृत्यु के 100 साल तक जीवित रहे, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से 100 साल बाद तक जीवित रहे। अर्थात ये जो समर सिंह है जिनका वर्णन 100 साल बाद मिलता है पृथ्वीराज से, वह भी असंभव प्रतीत होता है। इस महाकाव्य की भाषा 16वीं शताब्दी की लगती है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने परमाल को जीवन दान दिया, जबकि परमाल रासो के अनुसार जो है उन्होंने निर्दयता पूर्वक जो है वो परमाल को जो है वो हत्या कर दी थी। उसके बाद वो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं कि अंधे होने पर गौरी की हत्या, परंतु पृथ्वीराज की मौत 1206 ईस्वी में जो है वो गोखरों और गक्कारों द्वारा कर दी गई थी। जो इसमें लिखा गया है कि अंधे पृथ्वीराज ने जो है वो बाण चलाकर गौरी की हत्या कर दी थी, वह संभव ही नहीं है, क्योंकि इतिहास में गौरी की मृत्यु 1206 में खोखरों या गक्कारों द्वारा हुई बताया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी इसे अप्रमाणिक मानने के आधार इस प्रकार हैं। आचार्य राम कुमार वर्मा मानते हैं कि इसकी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों की अधिकता पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह समय जो है अपने प्रामाणिकता के उस पर जो है वो खरा नहीं उतरता है। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस रचना की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है, अर्थात इसमें जो है व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे पता चलता है कि यह ग्रंथ जो है वो अप्रामाणिक है। पृथ्वीराज के समकालीन कवि ज्यानक, जिनका एक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय उपलब्ध है, उसमें जो है उन्होंने अपने समकालीन कवियों और घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें चंद अर्थात चंद्रबरदाई का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। और जो घटनाओं का वर्णन पृथ्वीराज विजय में जयानक द्वारा किया गया है, उसकी घटनाएं पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खाती हैं। अब पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मिश्र बंधु कहते हैं कि ज्यानक
द्वारा ईर्ष्यावश, अर्थात वो ईर्ष्या करते थे, अर्थात जलते होंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रवरदायी का अर्थात चंद्र का वर्णन अपने ग्रंथ में नहीं किया। दूसरा, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग, जिसको राजकुमार वर्मा कहते हैं, कि उसके प्रयोग जो है वो दिखाई देता है। तो उसके उत्तर में जो है वो कहते हैं कि अरबी फारसी के शब्द साहबुद्दीन गौरी से, जिसके साथ पृथ्वीराज की जो है लड़ाई हुई थी, उससे 200 साल पहले गजनवी के आक्रमण से ही शुरू हो चुके थे। तो जब 200 साल पहले अरबी फारसी के शब्द शुरू हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में भी वो शब्द प्रचलन में रहे होंगे। उसके बाद वो कहते हैं चंद्रवरदायी का जन्म लाहौर में हुआ है। तो जब जन्म लाहौर में हुआ है, तो इस प्रकार के अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग उनके रचना में होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। चंद्र ने एक विशेष प्रकार के विक्रम शाक का प्रयोग किया, जो नॉर्मल विक्रमी संवत है उससे 90-91 वर्ष पीछे है। अगर उनकी विक्रमी संवत की तिथि में जो है 90-91 वर्ष प्लस कर दिए जाएं, तो घटनाओं को जो है वो आपस में जोड़ा जा सकता है, अर्थात वो घटनाएं जो है वो इतिहास से मेल खाती हुई प्रतीत होती हैं। और वो कहते हैं कि यह साहित्य ग्रंथ है, साहित्य की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है, ना कि ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कलहन की राजतरंगिणी। तो इसमें कल्पना की संभावना हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से जो है अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष, समग्र विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में वर्णित घटनाएं, तिथियां और कई ऐसे प्रसंग हैं जो इस रचना की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करते हैं। उसमें कई ऐसी घटनाएं, उसकी भाषा, उसकी घटनाएं, तिथियां इत्यादि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनसे उसकी प्रामाणिकता पर संदेह तो हो सकता है, लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ समीक्षा करें, अगर बहुत गहराई से उसकी समीक्षा करें, तो मानना पड़ेगा कि इस रचना में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का उतना ध्यान नहीं रखा गया है जितना किसी रचना से अपेक्षित होता है, उम्मीद की जाती है। इसका मुख्य कारण यह रहा होगा क्योंकि उस समय दरबारी माहौल था, अर्थात दरबार में जो कवि, जो आश्रित कवि होते थे, वो चारण परंपरा से संबंध रखते थे, अर्थात अपने आश्रयदाता राजा की जो है वो प्रशंसा में बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं करते थे। तो इससे माना जा सकता है कि इस वजह से जो है इसमें कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म को जो है वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इस पे बहुत सारा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए और बहुत सारा मटेरियल 6 to 12th क्लास के लिए हिंदी और संस्कृत का अवेलेबल कराया गया है। यूट्यूब पे भी वीडियो जो है वो उपलब्ध हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।